हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू विश्वास क्लासेस। ये हमारा फाइनेंस का सेशन 7 है। 1 क्वेश्चन अ डे हम लोग कर रहे हैं। डेली हम लोग एक एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं अपने चारों सब्जेक्ट्स की। अब तक हम लोग पिछले 6 दिन में चारों सब्जेक्ट में चार चार डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज इटसेल्फ हमने ऑलरेडी 3 कर लिए और ये आज का चौथा क्वेश्चन है। इसे मिला के आर काउंट विल बी 28 फॉर द डे, है ना। अब हम लोग पहले अपना क्वेश्चन देखेंगे, फिर देखेंगे स्टेप बाय स्टेप उसमें क्या क्या स्टेप्स हमारे होने चाहिए, किस तरह से हमें आंसर को सोचना है, किस तरह से आंसर लिखना है। फिर हम लोग डिटेल में आंसर को समझेंगे। क्वेश्चन है, एग्जामिन द रोल ऑफ recent regulatory development such as digital bank authorization framework, payment aggregator guidelines and enhanced oversight of fintech in strengthening the Indian financial system while promoting responsible innovation and consumer protection। अब देखो, इसमें तो ऑलरेडी कौन कौन से डेवलपमेंट्स की हम बात कर रहे हैं हमने क्वेश्चन में दिया हुआ है। एग्जाम में नॉट नेसेसरी कि आपके पास इन डेवलपमेंट्स का नाम आएगा, एग्जाम में डायरेक्टली बोल देगा कि इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए रीसेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स का रोल बताओ, है ना। उसमें आपको ये नहीं पता चलेगा कौन कौन सा डेवलपमेंट आपको देने हैं। इसलिए ये क्वेश्चन इस तरह से दिया है कि आपको ये पता रहे कि अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और आपको डेवलपमेंट्स के बारे में नहीं पूछा गया जो, या फिर जो आप लोग कहते हो ना कि सर आरबीआई सर्कुलर्स में क्या पढ़ना है, आरबीआई की वेबसाइट पे क्या पढ़ना है, ये चीज होती है जो आरबीआई की वेबसाइट के थ्रू पढ़ी जाती है। तो ये हम यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले इसके स्टेप्स की बात करते हैं तो हाँ, पहला स्टेप हमारा इंट्रोडक्शन ही रहता है, जिसमें हम लोग जो भी रिसेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट है उसे इंडिया के फास्ट इवॉल्विंग डिजिटल फाइनेंस लैंडस्केप से रिलेट कर रहे हैं। फिर हम लोग इसमें अपने की रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बताएंगे, जैसे डिजिटल बैंकिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क के बारे में बताएंगे, पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस के बारे में बताएंगे और एनहेंस फिनटेक ओवरसाइट मैकेनिज्म्स के बारे में बताएंगे, ब्रीफली बताएंगे। फिर हम लोग बताएंगे कैसे इनसे हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम होता है ना। वी विल डिस्कस द इंप्रूवमेंट इन रिस्क मैनेजमेंट, सिस्टमिक रेजिलियंस एंड ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑफ द फाइनेंशियल आर्किटेक्चर। फिर हम लोग बात करेंगे प्रमोशन ऑफ रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन की, highlight how these frameworks support innovation through sandboxes while ensuring consumer protection and fair competition। तो जो हमारे रेगुलेटरी सैंडबॉक्स होते हैं जिसमें आरबीआई आपको टेस्टिंग की फैसिलिटी देता है, उसको हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे। बट इसमें क्या चैलेंजेस हैं, क्या लिमिटेशंस है, वो हम लोग बताएंगे कि कैसे इसमें कंप्लायंस कॉस्ट बढ़ जाती है स्टार्टअप्स के लिए या फिर रेगुलेटरी आर्बिट्रेज का रिस्क बढ़ जाता है। फिर इसमें क्या वे फॉरवर्ड है, क्या कंक्लूजन है, उसे हम लोग डिस्कस करेंगे। We will discuss and recommend the adoption of principle-based regulation and capacity building for regulators. And conclusion देंगे that these developments create balanced ecosystem for robust and future-ready financial system। ठीक है, तो यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। The recent regulatory developments by the RBI have played a crucial role in shaping India's fast-evolving digital finance landscape। ठीक है, with explosive growth in digital payments like UPI, rise of fintech companies, and increasing adoption of online banking services, the regulator has introduced several important frameworks. These measures aim to balance innovation with financial stability, risk management, and consumer protection. They are timely as India moves towards building a robust, inclusive, and secure financial system in the digital age। तो यहाँ पे हमने सिर्फ इंट्रोड्यूस करा है, हमने ये बताया है कि कैसे आरबीआई ने रिसेंटली रेगुलेटरी डेवलपमेंट लेकर आया इंडिया के इवॉल्विंग डिजिटल फाइनेंशियल लैंडस्केप के लिए, है ना। जैसे जैसे हमारा डिजिटल ग्रोथ हो रहा है, डिजिटल पेमेंट सिस्टम हमारा बढ़ रहा है, जैसे यूपीआई फिनटेक कंपनीज बढ़ रही हैं, ऑनलाइन बैंकिंग सर्विसेज को लोग ज्यादा यूज करने लग गए हैं, ऐप के थ्रू पेमेंट्स हो रहे हैं। तो आरबीआई को, आई मीन द रेगुलेटर को, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रेमवर्क्स लेकर आने पड़ेंगे। किस लिए? सो दैट जो ये इनोवेशन है, इनोवेशन होती रहे बट इसके साथ में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी रहे, रिस्क मैनेजमेंट रहे एंड मोर और लेस कंज्यूमर प्रोटेक्शन रहे। आरबीआई का प्राइमरी एम है हर चीज में प्रोटेक्शन ऑफ द डिपॉजिटर्स इंटरेस्ट, डिपॉजिटर्स का पैसा बचा रहे। एंड दे आर टाइमली। अब जैसे जैसे इंडिया आगे बढ़ रहा है ना डिजिटल एज में, तो इंडिया का सिस्टम उतना ही रॉबस्ट, इंक्लूसिव और सिक्योर होना चाहिए। Key regulatory framework includes digital banking authorization framework, revised payment aggregator guidelines, and enhanced oversight of fintech entities। डिजिटल बैंकिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क में आरबीआई ने क्लियर और स्ट्रिंजेंट क्राइटेरिया दिया है फॉर सेटिंग अप ऑफ न्यू डिजिटल बैंक्स। एंटिटीज को वो मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फुलफिल करनी होंगी, रॉबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रा दिखाना होगा, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स इंप्लीमेंट करने होंगे एंड दे हैव टू शो कैपेबिलिटी टू मैनेज साइबर रिस्क बिफोर कमेंसिंग ऑपरेशंस। पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइन की बात करते हैं तो उन्हें सिग्निफिकेंटली टाइटन किया है फॉर कंपनीज हैंडलिंग मर्चेंट पेमेंट्स एंड सेटलमेंट्स, है ना। तो उन्हें हल्का सा ज्यादा टाइटली किया है। दे मेड they mandate compulsory registration with RBI, minimum net worth requirement, maintenance of escrow accounts, and efficient customer grievance redressal system।
एनहेंस फिनटेक ओवरसाइट से हमारा मतलब है इट इंक्लूड्स मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन फॉर सिग्निफिकेंट प्लेयर्स, रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग, डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स एंड क्लोजर मॉनिटरिंग ऑफ बैंक फिनटेक पार्टनरशिप। ये जो स्टेप्स हैं दे ब्रॉट मैनी अनरेगुलेटेड एरियाज अंडर प्रॉपर सुपरविजन ओवरसाइट। मतलब यहाँ पे हमने ये बात करी कि आरबीआई के 3 रेगुलेटरी फ्रेमवर्क की हमने यहाँ पर बात करी है। डिजिटल बैंकिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क, रिवाइज पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस और एनहेंस्ड ओवरसाइट ऑफ फिनटेक कंपनीज। तो जो डिजिटल बैंकिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है उसके अंदर हम लोग बता रहे हैं कि आरबीआई ने क्लियर और स्ट्रिंजेंट गाइडलाइंस रखी है नया डिजिटल बैंक बनाने के लिए, जिसमें कुछ इनकी मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट की हमने बात करी है, रोबस्ट टेक्नोलॉजी इंफ्रा की बात करी है, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस स्टैंडर्ड्स की बात करी है, और इनको डिजिटल बैंक क्योंकि ये बना रहे हैं तो इन्हें अपनी कैपेबिलिटी शो करनी पड़ेगी ऑपरेशन शुरू करने से पहले कि ये कैसे साइबर रिस्क को मैनेज करेंगे। पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस की जब बात करते हैं तो उसमें नॉर्म्स को थोड़ा सा ज्यादा टाइट कर दिया गया है, स्पेशली उन कंपनीज के लिए जो मर्चेंट पेमेंट्स के सेटलमेंट्स को हैंडल करती हैं, और उन्हें आरबीआई के साथ रजिस्ट्रेशन अब मैंडेटरी कर दिया गया है, जिसमें उनकी कुछ मिनिमम नेटवर्थ भी होगी तभी वो रजिस्टर कर पाएंगी आरबीआई के साथ, और अगर आरबीआई के साथ रजिस्टर नहीं कर पाएंगी तो वो इस तरह का कोई भी काम जो पेमेंट एग्रीगेशन का है वो नहीं कर पाएंगी। उन्हें एस्क्रो अकाउंट्स मेंटेन करना पड़ेगा और उनका कस्टमर रिड्रेस ग्रीवियंस रिड्रेसल सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए, एफिशिएंट होना चाहिए, क्योंकि जब वो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं तो उसमें काफी ज्यादा डिफॉल्ट्स हो सकते हैं। फिर जब हमने फिनटेक्स की ओवरसाइट को हम लोगों ने एनहेंस करा है तो उसमें मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन हो गया है कुछ सिग्निफिकेंट प्लेयर्स का, रेगुलर स्ट्रेस टेस्टिंग होगी उनकी, उन्हें डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स को मानना पड़ेगा। जो आरबीआई के डेटा लोकलाइजेशन नॉर्म्स है जो ये कहते हैं कि जो भी पेमेंट रिलेटेड आपका सिस्टम डेटा है वो इंडिया में ही स्टोर होगा, अगर इंडिया के बाहर जाता है तो 24 घंटे में बाहर से हटके इंडिया में आ जाना चाहिए। क्लोजर मॉनिटरिंग ऑफ बैंक फिनटेक पार्टनरशिप्स इसका पार्ट है। ये जो भी स्टेप्स है ना इसमें कुछ अनरेगुलेटेड एरियाज थे, इनफैक्ट काफी अनरेगुलेटेड एरियाज थे जिन्हें आरबीआई के प्रॉपर सुपरवाइजरी ओवरसाइट के अंदर लेकर आया गया है। फिर हम लोग इसमें बात करेंगे कि ये जो रेगुलेटरी डेवलपमेंट्स है उन्होंने इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन करा है, रिस्क मैनेजमेंट इंप्रूव हुआ है ना, फिनटेक कंपनीज का और बैंक्स का फिनटेक कंपनीज के बेटर साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स हुए हैं, इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग हुए हैं और कंटिजेंसी प्लान्स, सिस्टमिक रेजिलियंस आल्सो इंक्रीज हुआ है क्योंकि पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर जो थे डिजिटल इंफ्रा का उन्हें आइडेंटिफाई किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है शुरू में ही या फिर अर्ली स्टेज में। ओवरऑल स्टेबिलिटी फाइनेंशियल आर्किटेक्चर की इंप्रूव हो रही है क्योंकि अकाउंटेबिलिटी की क्लियर लाइंस ड्रॉ कर दी गई हैं, है ना, और अनचेक लेवरेज के चांसेस हम हटाते जा रहे हैं या फिर ऑपरेशनल मिसकंडक्ट के चांसेस हटाते जा रहे हैं। और अगर हम लोग रीजनेबल एंटी बैरियर लगा देंगे, ऑपरेशनल स्टैंडर्ड सेट कर देंगे तो आरबीआई ने इस रिस्क को, मतलब आरबीआई हैज मिनिमाइज द रिस्क ऑफ कंटेजियन फ्रॉम एनी सिंगल एंटिटीज फेलियर टू द लार्जर बैंकिंग सिस्टम। ना कंटेजियन से क्या मतलब होता है, जो फैलना होता है ना। तो यहाँ पे हमने क्या बताया, यहाँ पे हम लोगों ने ये बताया कि जो हमारे रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स हैं वो इंडिया के फाइनेंशियल सिस्टम को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस यहाँ पे स्ट्रांग हो गए हैं जिसकी वजह से बैंक और कंपनीज बेटर साइबर सिक्योरिटी स्टैंडर्ड्स को अडॉप्ट करते हैं, बेटर इंटरनल कंट्रोल रखते हैं और बेटर कंटिजेंसी प्लान रखते हैं। सिस्टमिक रेजिलियंस भी हमने बताया कि इंक्रीज हो गया है बिकॉज जो पोटेंशियल पॉइंट्स ऑफ फेलियर है डिजिटल इंफ्रा के उन्हें आइडेंटिफाई करके एड्रेस किया जा रहा है अर्ली स्टेज में, और ओवरऑल जो हमारा फाइनेंशियल आर्किटेक्चर है वो हमारा इतना स्ट्रांग होता जा रहा है कि उसका जो भी इफेक्ट है, जो भी रिस्क है, अगर कोई सिंगल एंटिटी किसी भी वजह से फैलती है तो वो कंटेजियन नहीं होनी चाहिए लार्जर बैंकिंग सिस्टम के लिए। बट इस सब के साथ में दीज फ्रेमवर्क्स प्रमोट रिस्पॉन्सिबल इनोवेशन इन द सेक्टर। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मैकेनिज्म है उसको यहाँ पे हम इंट्रोड्यूस करेंगे। रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मैकेनिज्म्स अलाउ फिनटेक स्टार्टअप्स टू टेस्ट न्यू प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन अ कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, जहाँ पे रिलैक्स रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है फॉर लिमिटेड पीरियड। इसकी वजह से क्या होता है, इसकी वजह से हम कुछ एरियाज में डिजिटल लैंडिंग को लेकर, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर, पेमेंट सॉल्यूशंस को लेकर हम एक्सपेरिमेंटेशन कर सकते हैं। जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन है उसे हाई प्रायोरिटी दी गई है थ्रू मैंडेटरी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नॉर्म्स, स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट एंड फेयर प्रैक्टिसेस कोड। ये जो गाइडलाइंस है ये फर्दर फेयर कंपटीशन को प्रमोट करती हैं बाय प्रिवेंटिंग डोमिनेट प्लेयर फ्रॉम मिसयूजिंग देयर मार्केट पावर अगेंस्ट स्मॉलर कॉम्पिटिटर। इनोवेशन इज सपोर्टेड बट विद इन डिफाइंड रिस्पॉन्सिबल बाउंड्रीज दैट सेफगार्ड कस्टमर्स एंड मेंटेन मार्केट इंटीग्रिटी। मतलब क्या हुआ, मतलब इस पैराग्राफ को मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ कि एट द सेम टाइम जो ये फ्रेमवर्क की हमने बात करी है ये रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन भी लेकर आ रहे हैं। रेस्पॉन्सिबल इनोवेशन के लिए सबसे अच्छा आरबीआई का रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मैकेनिज्म होता है जिसके अंदर फिनटेक कंपनीज अपने नए नए प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को एक कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में टेस्ट करती हैं जहां पे रेगुलेटरी नॉर्म्स का थोड़ा सा रिलैक्सेशन उन्हें मिलता है फॉर लिमिटेड पीरियड। ठीक है, अब इसमें कुछ एरियाज में हम लोग डिजिटल लैंडिंग को लेकर, इंश्योरेंस डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर या पेमेंट सॉल्यूशन को लेकर अलग अलग तरीके से एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं, बट इसके अंदर भी कस्टमर प्रोटेक्शन को हाईएस्ट प्रायोरिटी दी गई है थ्रू मैंडेटरी ट्रांसपेरेंट डिस्क्लोजर नॉर्म, स्ट्रिक्ट डेटा प्राइवेसी रिक्वायरमेंट एंड फेयर प्रैक्टिसेस कोड। अब ये जो गाइडलाइंस है ये फेयर कंपटीशन प्रोवाइड करती हैं, क्यों, क्योंकि जो छोटी कंपनीज है ना
देखो जो बड़ी कंपनी है वो तो नेशनल लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट ले आएगी, जो छोटी कंपनी है उसे नेशनल लेवल पे कोई भी प्रोडक्ट लेकर आने में दिक्कत लगेगी। तो शुरू में वो क्या करेगी, वो रेगुलेटरी सैंडबॉक्स मैकेनिज्म में जाएगी। वहां पे उसे टेस्टिंग का एनवायरनमेंट मिल रहा है ना, और वो कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट है, सो दैट कस्टमर्स की मतलब कस्टमर्स के इंटरेस्ट का सेफगार्ड रहे और मार्केट इंटीग्रिटी मेंटेन रहे। अब ये जो रेगुलेशन है सब कुछ अच्छा है, बट इसके बाद भी इनमें चैलेंजेस और लिमिटेशन है। जैसे जो जो छोटी कंपनीज हैं, स्मॉल फिनटेक कंपनीज हैं, उनको ऑलरेडी कैपिटल के इश्यूज हैं, उनके लिए कंप्लायंस का कॉस्ट बढ़ जाता है। ठीक है, कंप्लायंस का कॉस्ट बढ़ जाता है, टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, रिपोर्टिंग रिक्वायरमेंट बढ़ती है। इससे क्या होता है, जो पेस ऑफ इनोवेशन है ना, वो स्लो डाउन हो जाता है और नई कंपनीज ये डिजिटल पेमेंट इकोसिस्टम में आने से बचने की कोशिश करती हैं फिर। इसके अलावा रेगुलेटरी आर्बिट्राज के रिस्क हैं यहाँ पे, जहाँ पे कुछ एंटिटीज दे ट्राई टू ऑपरेट थ्रू लूप होल्स और शिफ्ट एक्टिविटीज टू लेस रेगुलेटेड चैनल्स। स्मॉलर प्लेयर्स जो होते हैं, छोटी कंपनीज होती है, समटाइम्स उनके लिए ये कॉम्प्लेक्स रिपोर्टिंग, ऑडिट स्टैंडर्ड्स, ये सब कर पाना मुश्किल होता है ना, जिस वजह से वो छोटे प्लेयर्स को कंपटीशन के इश्यूज होते हैं। अब वे फॉरवर्ड में क्या है कि आरबीआई जो है, आरबीआई को ग्रेजुअली मूव करना पड़ेगा टुवर्ड्स मोर प्रिंसिपल बेस्ड रेगुलेशन इंस्टेड, ठीक है, इंस्टेड ऑफ पर्सपेक्टिव रूल्स। ये क्या होगा, इसमें नेसेसरी फ्लेक्सिबिलिटी मिलेगी बिजनेसेस को अपने सेफगार्ड्स को मेंटेन रखते हुए। अब इसमें कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए रेगुलेटर्स की थ्रू कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग ऑन इमर्जिंग टेक्निक, जैसे एआई की बात हुई, ब्लॉकचेन की बात हुई, या बिग डेटा एनालिटिक्स की बात हुई। ग्रेटर कोऑर्डिनेशन रहेगा आरबीआई से भी, इल्डाई मीटी का, तो दैट वुड हेल्प अचीव होलिस्टिक ओवरसाइट इन द फाइनेंशियल सेक्टर। रेगुलर स्टेक होल्डर कंसल्टेशंस और पीरियोडिक रिव्यू ऑफ गाइडलाइंस, ये सब रहेगा, तो उसमें रेगुलेशंस को ज्यादा अट्रैक्टिव बना पाएंगे विद रिस्पेक्ट टू द फास्ट चेंजिंग मार्केट रियलिटीज। कंक्लूजन इसका हम लोग देंगे कि जो रीसेंट रेगुलेटरी डेवलपमेंट है, जैसे कि डिजिटल बैंकिंग ऑथराइजेशन फ्रेमवर्क है, या पेमेंट एग्रीगेटर गाइडलाइंस है, या फिर एनहांस फिनटेक ओवरसाइट्स है जो जो क्रिएट हुई हैं, दे क्रिएटेड अ बैलेंस इकोसिस्टम फॉर इंडियाज फाइनेंशियल सिस्टम ना। कैसे, दे स्ट्रेंथन स्टेबिलिटी, सिस्टमिक रेजिलियंस एंड कंज्यूमर प्रोटेक्शन while encouraging responsible innovation. ओके, विद कंटिन्यूअस रिफाइनमेंट एंड सपोर्टिव मेजर्स, ये जो सिस्टम्स है वो एक रोबस्ट, फ्यूचर रेडी, इंक्लूसिव डिजिटल फाइनेंस सिस्टम इंडिया के अंदर बनाएंगे। कुछ इस तरह से हमने अपने आंसर को कंक्लूड कर दिया। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कोई डाउट है आप कमेंट कर सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल या टेलीग्राम ग्रुप पे आप लोग मेरे साथ कम्युनिकेट करके जिस भी पार्ट में डाउट है वो स्क्रीनशॉट लेके शेयर कर दीजिए, हम उसको वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। कोई फीडबैक आप देना चाहते हैं, अच्छा ब्रो, एक बार कमेंट बॉक्स में टेलीग्राम पे प्लीज दीजिएगा, सो दैट मैं फर्दर इंप्रूव करने की कोशिश कर पाऊँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।